हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 19 कर रहे हैं। इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन का पुनर्भरण क्रियाविधि स्निग्ध गुच्छ उपकरण जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। आगे है शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्रहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनीय सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास, मूत्रलता या डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रण हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेजोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। फिर से देखिएगा कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है। हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन कहते हैं एडीएच, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेजोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनर्अवशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। एडीएच का क्या काम है? ज्यादा पानी को हानि होने से रोकना। शरीर तरल आयतन में वृद्धि प्रसारण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रभाव बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। आगे है जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह है, गुच्छीय रक्त दाब, जेजीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन और एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल जाती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका स्क्रीनर वेजो ट्रांसक्रिप्टर है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन के लिए प्रेरित करती है। क्या करता है? एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट के एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम पॉजिटिव तथा जल का पुनर्अवशोषण होता है। इससे भी रक्त दाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। आगे है हृदय के अलिंदों से अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नेट्रियटिक कारक स्रावित होता है। एएनएफ से वाहिका विषाफरण, रक्त वाहिकाओं का विषाफरण होता है, जिससे रक्त दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। नेक्स्ट अपना मूत्रण। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के स्थिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। कितना? 1 से 1.5 लीटर। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त
लीव तरल है जो रंग में हल्का पीला और थोड़ा अम्लीय, पीएच इसकी कितनी होगी 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। कितनी यूरिया होती है इसमें 25 से 30 ग्राम। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्रण का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज को उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोनूरिया, मधुमेह, डायबिटीज मेल्टिस के लक्षण है। ये लाइन फिर से रिपीट करते हैं। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोनूरिया, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। आगे है उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। क्या है उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका? वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 मिलीलीटर प्रति मिनट के जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्त्राव करती है, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। क्या है जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। वो किसका स्त्राव करती है? पित्त का। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और औषध, जो किसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं? मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है त्वचा में उपस्थित स्वेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। स्वेद ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ सेट्रोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? किसके द्वारा? लार के द्वारा। आगे है वृक्क विकृतियां। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है वृक्क विकृतियां। वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया अतिरिक्त हो जाता है, जिससे यूरेमिया कहते हैं। क्या कहेंगे? यूरेमिया, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसको मरीजों में यूरिया का निष्कासन हेमोडायलिसिस रक्त अपवहन द्वारा होता है। रक्त अपवहन हेमोडायलिसिस के प्रक्रम रोगी की धमनी से रक्त निकालकर इसमें हिपेरिन जैसे कोई थक्का रोधी मिलाकर अपवहनकारी इकाई में भेजा जाता है। हिपेरिन का क्या काम है? थक्का ना जमने का। ये रक्त को जमने से रोकता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफोन नली होती है और यह एस द्रव से घिरी होती है, जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्र युक्त सेलोफेन झिल्ली से अपवहन द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्रण प्रवणता के अनुसार होता है। अपवहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। आगे है वृक्क की क्रियाहीनता। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं कर सके।
आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। रीनल कैल्कुलाई, वृक्क में बनी पत्थरी या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट आदि। रीनल कैल्कुलाई क्या है? हमारे किडनी में जो पत्थरी बन जाती है उसको क्या कहेंगे? रीनल कैल्कुलाई। क्या होती है? ऑक्जेलेट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुच्छोथ, वृक्क के गुच्छोथ की प्रदाहकारता। आज का चैप्टर अपना यहीं पर समाप्त होता है। कल हम अध्याय 20 को शुरू करेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को जरूर शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे तभी इसमें अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए। प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।